Hello guys, welcome back with another video on the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने अपने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में, उन्होंने पढ़ा था कि हमारे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी पूरी कॉलोनी को एक्सप्लॉइट कर दिया। ब्रिटिश ने जो कॉलोनी एक्सप्लॉइट करी थी उनको हमने तीन कैटेगरी में रखा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल सेक्टर। आज हम लोग उसी के फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यहाँ पे ईव का मतलब इवनिंग से नहीं है, यहाँ पे ईव का मतलब उस एरा की बात हो रही है, उस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो इंडिपेंडेंस से जानने से पहले थोड़ा सा ब्रिटिश राज के पहले चल देते हैं, थोड़ा सा मतलब पीछे से कॉन्सेप्ट समझते हुए आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा और इजी भी हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पूरी बेस करती थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही। हमारी इंडिया की मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% पॉपुलेशन जो थी ब्रिटिश राज के पहले, यानी 18th सेंचुरी से पहले हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाती थी और इंडिया इन सभी का एक लीडिंग एक्सपोर्टर बनके उभर रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया, हमारे जो लोग थे वो जो भी क्रॉप ग्रो करा रहे थे, फिर वो अपनी डेली नीड्स के लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए ग्रो कराने लगे और वो उन सारे क्रॉप का कंजप्शन अपनी डेली नीड्स के लिए करने लगे। ये तो हमारे प्री ब्रिटिश पीरियड होगा। उसके बाद हमारे यहाँ एंट्री हुई हमारे ब्रिटिश राज की, यानी कि हमारे यहाँ आया कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने देखा यार यहाँ पे तो एग्रीकल्चर बहुत फैला हुआ है यार, और अगर एग्रीकल्चर यहाँ पे चल गया तो इनकम हो जाएगी तो ये लोग दबेंगे नहीं, और दबेंगे नहीं तो मेरा रूल कैसे चलेगा? तो भाई एग्रीकल्चर को तो खत्म करना पड़ेगा। अब कैसे भी करके कुछ भी करो, कोई भी पॉलिसी बनाओ, ब्रिटिश कुछ भी कर लो भाई, लेकिन एग्रीकल्चर तो बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर चलता रहा तो इंडिया वालों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या फिर हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, टैरिफ पॉलिसीज बनाई, जमींदारी सिस्टम लेके आए, बहुत सारे उन्होंने पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज ऐसी बनाई जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डे बाय डे और नीचे होता चला गया। तो उसी की एक आज हम लोग छोटी सी एक स्टोरी टाइप से समझेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, वहां पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स था उनकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। क्यों खत्म हो चुकी थी? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जो भी क्रॉप ग्रो करा रहे थे वो अपने सब्सटेंशियल फार्मिंग के लिए ग्रो करा रहे थे, अपने लिए ग्रो करा रहे थे, और उनके पास इतनी लैंड भी नहीं अवेलेबल थी कि वो पूरा प्रोड्यूस करा पाए। जब पार्टीशन हुआ था, मतलब आजादी के बाद, आजादी के पीरियड के दौरान जब हमारा पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे इंडिया के पास, जब पार्टीशन के बाद टोटल पॉपुलेशन का 85% हिस्सा आ गया था इंडिया के पास, और एरिया वाइज 65% इंडिया के पास। मतलब जब पार्टीशन हुआ था, डिवाइड हुए थे, तो पाकिस्तान के पास गई थी सिर्फ 15% पॉपुलेशन और लैंड गई थी अप्रोक्सीमेटली 35%। लेकिन इंडिया के पास 85% पॉपुलेशन थी और लैंड सिर्फ 65% के आसपास थी। तो इंडिया वालों के पास लोग बहुत ज्यादा थे और काम करने के लिए एरिया बहुत कम था। तो जब एरिया कम है, लोग ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि जहां पे एक लोगों की जरूरत है वहां पे 4 लोग लगे होंगे। तो ना तो इनकम हो पाएगी, ना प्रोडक्शन हो पाएगा, और ना ही कोई अपनी कैपेसिटी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे बहुत ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, शॉर्टेज ऑफ लैंड होने की वजह से, या शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी या प्रोडक्टिविटी थी वो डे बाय डे और नीचे आती चली जा रही। तो पहला यहाँ पे हमें नुकसान क्या हुआ? पहला था लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड मेरा आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, ब्रिटिशर्स ने कोई भी एक्शन इस चीज के रिगार्डिंग नहीं लिया कि हम कैसे रेनफॉल को कंट्रोल कर पाए। अब रेनफॉल को तो कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि रेन तो हमारे भैया सबका मालिक एक, उसी की मर्जी से होगी। बट आप उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते थे। आप इरिगेशन फैसिलिटी ला सकते थे, आप ट्यूबवेल्स लगा सकते थे, आप कैनल्स लगा सकते थे, आप जेट पंप्स लगवा सकते थे। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे आपकी इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। बट उस ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स ने इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे वो रेनफॉल की अनसर्टेनिटी में फंस के रह गए थे।
कि पता नहीं कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, कब ज्यादा हो जाएगी, कब कम हो जाएगी। इस अनसर्टेनिटी के चक्कर में भी वो प्रोडक्शन कई बार नहीं कर पाते। पता चला सीड लगाया, इतनी बारिश हो गई कि सीड ही बह गए, या सीड लगाया पता चला बारिश ही नहीं हुई तो सीड ही खराब हो गए। तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से और ब्रिटिशर्स का भी इस तरफ ध्यान ना देने की वजह से ही हमारी जो इकोनॉमी थी या हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी और डे बाय डे नीचे हो रहा था। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंसेस फार्म। डोमिनेंस का मतलब होता है कि जिसको डोमिनेट करना, नीचे लेके आना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उस ब्रिटिशर्स के पहले हम जो भी क्रॉप्स ग्रो कराते थे वो सारे के सारे क्रॉप्स हमारे होते थे सब्सटेंशियस फार्मिंग, यानी अपनी डेली नीड्स के प्रोडक्ट के लिए होते थे कि भैया हम कमा उगा रहे हैं और खुद के लिए बना रहे हैं। बट जब ब्रिटिशर्स ने हमें कमर्शलाइजेशन की तरफ फोर्स किया, ब्रिटिशर्स हमें कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके गए, तो अब हमें अपनी डेली नीड्स प्रोडक्ट के लिए भी हमें खरीदना पड़ रहा था, पैसे की जरूरत थी। अब जब इंडिगो ग्रो करा रहे थे तो इंडिगो पूरा ब्रिटिशर्स ले रहे थे, वो भी सस्ते दामों पे। जब पूरा इंडिगो ब्रिटिशर्स ले रहे थे तो हमारे पास सिर्फ पैसा बच रहा था। अब उस पैसे से हमें अपनी डेली नीड्स की चीजें भी लेनी है, अगले हमें यहाँ पे अपने फूड भी लेना है, शेल्टर भी लेने हैं, क्लोथ्स भी लेने हैं और आगे के लिए सेव करके भी रखना है। तो इन सारे खर्चों की वजह से और हमारी इनकम बहुत कम होने की वजह से हमारे जो फार्मर्स थे वो और ज्यादा पॉवर्टी में आते जा रहे थे या और ज्यादा पुअर होते जा रहे थे, जिस वजह से वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो और ज्यादा रिड्यूस हो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे आया गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब यहाँ पे होता है एक डिस्टेंस आ गया था, एक सेपरेशन आ गया था, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था हमारे ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल हमारे जमींदार हुआ करते थे, जमींदार को हम लोग ओनर ऑफ द सॉइल कहते थे, एंड जो उस पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उस जमीन पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते थे टिलर ऑफ द सॉइल। तो ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में एक गल्फ क्रिएट हो गया था, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया था, क्योंकि जमींदार को ये लगता था कि जमींदार फार्मर से पैसा बहुत कम ले रहे हैं और फार्मर्स एंजॉय कर रहा है। फार्मर्स को ये लगता था कि जो जमींदार है वो उनसे पैसा बहुत ज्यादा ले रहा है और पूरा पैसा अपनी लाइफस्टाइल पे खर्चा कर रहा है। जमींदार को ये लगता था कि फार्मर्स मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं और फार्मर्स को ये लगता था कि जमींदार जो है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लगता दोनों को सही था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला और ये जो गैप है वो धीमे धीमे और बढ़ता चला गया। और उसके बाद हमारे फार्मर्स जो थे वो और ज्यादा इंडेप्टनेस यानी कि कर्ज में फंसते चले गए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए फूड नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो इन सब के लिए उन्होंने लोन लेना शुरू किया और लोन लेते 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 उन्होंने इतना ज्यादा लोन ले लिया था कि वो कर्ज के नीचे दब गए और एक दिन दब के यहाँ फांसी लगाई और निपट गए। थोड़ा जल्दी बोल दिया, समझ गया। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारे ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में गल्फ क्रिएट हो गया था। गल्फ क्रिएट होने की वजह से ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो ओनर था वो एग्रीकल्चर को सिर्फ एज अ लग्जरियस लाइफस्टाइल की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की तरह ले रहा था कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स है जहां उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ इनकम मिलनी है। और वही जो फार्मर्स था वो ये सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है इनकम का, तो क्यों ना इस पे काम किया ही जाए। तो इस वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई थी और इस दूरियों की वजह से ही जो फार्मर थे वो मन लगा के काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और ज्यादा डाउन हो गया। नेक्स्ट आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होना। स्मॉल का मतलब होता है छोटी छोटी और फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बिखरी हुई। तो उस टाइम पे फार्मर्स के पास लैंड तो थी, लेकिन उनके पास लैंड इतनी छोटी छोटे अमाउंट में अवेलेबल थी कि उस लैंड पे वो इतनी ज्यादा खेती कर नहीं पा रहे थे। तो लैंड पे खेती ना कर पाने की वजह से ही उनकी क्रॉप फैसिलिटी जो थी या क्रॉप प्रोडक्शन था वो और ज्यादा लो हो रहा था। दूसरी दिक्कत एक ये भी आ रही थी कि उनके पास जो लैंड अवेलेबल थी वो फ्रेगमेंटेड यानी बिखरी हुई थी। एक इधर है, दूसरी 10 किलोमीटर दूर, तीसरी 15 किलोमीटर दूर, चौथी 40 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे जो उनके पास लैंड अवेलेबल थी वो बहुत दूर दूर होने की वजह से वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनका प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। और प्रोडक्शन ना इंक्रीज होने की वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो और ज्यादा नीचे चला गया। लास्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था जिसको हम लोग बोलते थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप फॉर्म हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट, जमींदार एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिटिश की थी, जमींदार यहाँ पे ओनर ऑफ द सॉइल थे एंड टेनेंट्स यहाँ पे फार्मर ऑफ द सॉइल थे। यहाँ पे तीनों के बीच में एक लिंक बनाया गया था जिसमें जो जमींदार थे वो फार्मर से एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे
ताकि वो उस रेट से हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दे पाए और बाकी जो पैसे बचे उसको यूज कर पाए अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एक फिक्स्ड अमाउंट लेती थी हमारे जमींदार से उनको काम करवाने के लिए, और जो हमारे फार्मर्स थे वो हमारे जमींदार को पैसा भी देते थे, टैक्स भी देते थे और अपनी क्रॉप का एक हिस्सा भी दे देते थे, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स के पास बाकी चीजों के लिए इतना ज्यादा चीजें नहीं बचती थी, अनाज नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से वो और ज्यादा गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे। जब गरीबी की तरफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी होगी नहीं, खाना मिलेगा नहीं तो ताकत होगी नहीं, एनर्जी नहीं होगी तो वो फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे, फील्ड में काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो जाएगा। ठीक, लास्ट मेरा आता है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन फार्मर्स को फोर्स करना शुरू कर दिया था कमर्शियल क्रॉप ग्रो कराने के लिए कि भाई आप कमर्शियल क्रॉप ग्रो कराओ, सब्सिस्टेंस में कुछ नहीं रखा है, आप भले कितना भी डेली नीड करते रहो बट आपको बाकी कामों के लिए पैसा चाहिए, तो एक काम करो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बंद करो और इसकी जगह कमर्शियल क्रॉप ग्रो कराना शुरू करो। ब्रिटिशर्स ने ये सलाह उनको इसलिए दी थी क्योंकि जो कमर्शियल फार्मिंग थी उसमें सबसे ज्यादा इंडिगो ग्रो कराया जाता था और इंडिगो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि अगर इंडियन फार्मर्स इंडिगो ग्रो कराने लगेंगे तो उनको इंडिगो सस्ते रेट पे मिल जाएगा और उससे उनकी इंडस्ट्रीज को फायदा होने लगेगा। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनको फोर्स करना शुरू किया कि वो लोग क्या करें, हमारे सब्सिस्टेंस फार्मिंग से मूव करके आ जाए कमर्शियल फार्मिंग की तरफ, ताकि उनको इंडिगो सस्ता मिलने लगे और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो और नीचे चली जाए, ताकि हमारे फार्मर्स जो है वो डेवलप ना करें। तो ये थे हमारे कुछ 6 पॉइंट्स या 6 सिचुएशन जो हमारे उस टाइम पे एग्रीकल्चर की हो रखी थी। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।